हेलो एंड वेलकम इन दी फिजिक्स बाय जेके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर जो पूरी 11th की और 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी होता है, वो है हमारा वेक्टर। हम अगर 11th की फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास में 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 0, बेसिक मैथमेटिक्स। क्या बोलेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर इसमें मैथमेटिक्स का बेस पढ़ाने वाले हो क्या? बिल्कुल। कुछ बेसिक्स है मैथमेटिक्स के जो हमें 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से सर ऐसे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेक्टर। जी सर, वेक्टर। बिल्कुल। आपने अभी तक जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी है वो सब स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी। वेक्टर कभी पढ़ी भी होगी तो सिर्फ इतना उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा 10th क्लास तक, बस यही पढ़ते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज का भी होता है। लेकिन करते कैसे वही इसमें सीखेंगे, क्योंकि हमारे 11th क्लास के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज, 12th क्लास के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज क्या होने वाली है, वेक्टर क्वांटिटीज होने वाली। तो हम उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसके बाद में वेक्टर के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ के आए हो, जिसके बारे में आप जानते हो, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स और है, जैसे ग्राफ हो गया, है ना, लॉगेरिथम हो गया। ठीक है, ये इतना हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी ये 11th को अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले इतना आपको आना चाहिए। इसी के तहत, इसी मिशन के तहत हमारा जो आज का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा वेक्टर्स। क्या है? वेक्टर्स। पहला चैप्टर क्या है भाई? कि सर वेक्टर है। बिल्कुल वेक्टर है। वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग पूरा देखने वाले हैं, क्या होते हैं वेक्टर्स। चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, वेक्टर्स को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिनको ध्यान से सुनना। आपने अगर फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ोगे वहां आपको बताई जाएगी कि हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज यूज होती है जिनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो सर ऐसे कि जो फिजिक्स के अंदर यूज होती है फिजिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर वही यूज होती है जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। सिंपल सी बात है। कैसे? अगर मान लो मैं बात करूं मास, तो आप मास को मेजर कर सकते हो कि सर इसका मास 10 kg है, इसका 5 kg है ना। आपको अगर मान लो मैं बोलूं कि फोर्स, तो आप उसका फोर्स मेजर कर सकते हो कि सर इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वॉट। मान लो एक ब्लॉक है कि सर इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, आप उसका फोर्स मेजर कर सकते हो। लेंथ, किसी की लेंथ आप मेजर कर सकते हो। आप डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी क्वांटिटी से, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो ऐसी कौन सी है जो मेजर है नहीं, जैसे मेजर नहीं कर सकते जिनको, जैसे एग्जांपल अगर बोलूं, अगर हम बात करें फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम बात करें
प्रेशर की, और दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, वो वाला प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। बाकी हम लोग प्रेशर जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हेट हो गया, लव हो गया, इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। इन फिजिकल क्वांटिटीज, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, जिन जिन को मेजर कर सकता हूं वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो है वो है स्केलर, वो क्या है, स्केलर। दूसरा पार्ट है वेक्टर। यानी फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर के बारे में देखिए पहले। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसको मुझे यस या नो में जवाब दीजिए सिर्फ। अगर मान लो मैं बोलूं कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो क्या है, 50 केजी है, बोलोगे। मैं बोलूं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस या नो, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सर एकदम ट्रू है, किसी का मास 50 केजी हो सकता है, और इसको मास को डिस्क्राइब करने के लिए, मास के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी शॉपकीपर पे जाके बोलो कि भैया 2 केजी शक्कर दे दो, तो आपको शक्कर का जो मास है वो बताने के लिए सिंपली उसका मैग्नीट्यूड बोलना पड़ रहा है कि 2 केजी शक्कर दे दो, इसके अलावा कुछ थोड़ी बोलना पड़ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में क्या है, ट्रू है। यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया ओनली बाय मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब आओ वेक्टर की क्वांटिटी के अंदर। मैंने बोला कि इधर आओ, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, आपको बोला मैंने, क्या हो, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर किस डायरेक्शन में, किधर लगाए। या अगर मैं बात करूं कि इस पर जो है वो वेट लग रहा है, जो वेट लग रहा है, मान लो इसका 10 केजी मास है और इसका वेट लग रहा है 100 न्यूटन, इतना कहने से क्या कंप्लीट सेंटेंस हो गया क्या, या कंप्लीट बात हो गई क्या, नहीं। वेट है वो लग रहा है, वो कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। या मैंने आपको बोला इस पर फोर्स लगाओ, तो आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में, यानी ओनली मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यानी मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, मेरे को डायरेक्शन चाहिए। विदाउट डायरेक्शन आई कांट एक्सप्लेन। किसको, वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बिना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अधूरी है। डायरेक्शन के बिना क्या है, अधूरी है। क्लियर। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको पता चला हम सबके जीवन में भी क्या है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डायरेक्शन हम क्या है, इधर उधर भटकते रहते हैं, स्केलर की तरह जीवन है। और हमें जब डायरेक्शन मिल जाती है तो हमारा जीवन फिर शानदार हो जाता है। तो डायरेक्शन क्या है आपके, आपका जो एम है, जो आपको बनना है, वो आपकी डायरेक्शन है। तो फाइंड योर डायरेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। चलो भाई, तो आपको समझ में आ गया कि सर वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। किसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। और इसके साथ साथ अगर वो डायरेक्शन है तो उसके पास में ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज भी फॉलो करनी चाहिए। वेक्टर के हिसाब से ऐड होना भी पड़ेगा, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से होना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल आपने अभी देखे, इसका एग्जाम्पल, अभी इसकी सबकी डेफिनेशन आगे आपको लिखी हुई मिलेगी, डोंट वरी, आप तो सिर्फ समझो। एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है मास हो गया, लेंथ हो गई, है ना, डिस्टेंस हो गई, ये सब क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल। और अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल, तो वो क्या हो गया, फोर्स हो गया, और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। अच्छा, वेलोसिटी अगर
वेक्टर है तो स्पीड क्या होगी, स्केलर होगी। थोड़ा थोड़ा आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो। क्लियर? ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटीज, सब क्वांटिटीज जो फिजिक्स में यूज होती है, मेजर कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दो टाइप की, स्केलर और वेक्टर। इनको अब थोड़ा लिख लो और एनिमेशन से समझ लेते हैं, यानी कुछ डायग्राम वगैरह से। और एग्जांपल देख, जो मैंने पढ़ा है वही देखो। स्केलर क्वांटिटीज, पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। आप इनको लिख लो कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो वो मास क्या है, उसका मास उसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, अगर आप बात करो टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर अगर किसी भी एक मान लो वाटर है, उस वाटर का मान लो पहले टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। आपने उसमें थोड़ा उसको और गर्म कर दिया कि 5 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया, तो आप इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। आप सीधा ऐड कर सकते हो ना, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। टाइम, अच्छा बहुत सिंपल बात है, टाइम क्या है ना, आपको पता है कि भाई अगर मान लो आप किसी को बोले कि भाई उसने 1 घंटा मैंने उसका वेट किया और फिर उसने आधा घंटा मेरे से और वेट कराया, यानी अगर मान लो 1 घंटे में 2 घंटे और ऐड कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और, यानी टाइम सीधा ऐड हो रहा है ना, इसको डायरेक्शन की कहां जरूरत पड़ रही है। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि अभी सर 1 बजे है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा बोलते हो क्या? कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा नहीं बोलते। इन क्वांटिटीज के लिए मुझे क्या नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई, जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड से आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपने इसके एग्जांपल दे दिए, मास, टेम्परेचर, टाइम, और भी बहुत होता है, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, है ना, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। काम करते हो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? सिंपल सिंपल बातें हैं। जैसे देखो मास, आप किसी का मास मेजर करते हो तो मास कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी कि इस डायरेक्शन में आपने खड़े रह के नॉर्थ में आपने मेजर किया तो 68.5 केजी आया, अब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो मास तो उतना ही रहेगा ना भाई। टेम्परेचर कहीं भी किधर भी मेजर करो सेम रहेगा, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, टाइम में भी कोई जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, और ऑलरेडी बात कर चुका हूं वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन की भी जरूरत हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो क्या होंगे। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या इसको बोलेंगे वेक्टर लॉ, क्या करेगा ये, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे, उस हिसाब से ऐड होंगी। और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन के जो वेक्टर लॉ है, वेक्टर अलजेब्रा है, वो इस फॉलो करेगी अगर क्वांटिटी, तो ही मैं उसको बोलूंगा। सिर्फ डायरेक्शन होने से काम नहीं चलता, ये आप बोल सकते हो कि सर सिर्फ डायरेक्शन हो तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी क्या सर, नहीं, उसको वेक्टर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, वेक्टर जैसे ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्शन से मैं क्या करूं, फिर अगर स्केलर जैसे जुड़ जाओ तो फिर तो वो पूरा वेक्टर, मतलब पूरा वेक्टर, आधा अधूरा नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि अगर मान लो कोई एक ऐसी क्वांटिटी मुझे आप बता सकते हो क्या जो आपका डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो ऐसे रूल फॉलो नहीं करती, मतलब ना तो वो ढंग से वेक्टर बन पाया है ना वो स्केलर है ढंग से, बीच में कहीं है कोई क्वांटिटी। सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, सोचो सोचो सोचो, ऐसी कोई क्वांटिटी। यानी इसका मतलब आप सर तीसरी कैटेगरी की बात करो क्या, तीसरी कैटेगरी भी हो सकती क्या, बिल्कुल। इस जो क्वांटिटीज है वो स्केलर के साथ साथ स्केलर और वेक्टर होती है, उसके अलावा तीसरी क्वांटिटीज होती है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने आगे भी इसकी बात नहीं करी है, स्केलर और वेक्टर की बात कर। लेकिन एक एग्जांपल तो देख सकते हैं ना कि भाई टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। तो आप दिमाग में सोचिए जरा कि ऐसा कुछ है क्या। चलो मैं बताता हूं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। चलो उससे बात करने से पहले आप
वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल देख दो, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, है ना। आपने देखे कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो ये देखो, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो फिनिशिंग पॉइंट है, इसके बीच में जो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है एकदम डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट। बाकी डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, ये लो मैं ऐसे जाऊं यहां से, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही है, शॉर्टेस्ट पाथ एक ही है। यानी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए उसको एक फिक्स डिस्टेंस में डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर डिस्टेंस कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसे फोर्स, अगर इसको फोर्स लगाना है, इस बॉल को इस डायरेक्शन में भेजना है, इस डायरेक्शन में भेजना है, बॉल को इस डायरेक्शन में भेजना है, तो इस पर पीछे से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉल थोड़ी देर बाद लुढ़क के यहां आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया फोर्स एग्जांपल। एक्सेलरेशन, आपकी गाड़ी अगर मान लो मोशन कर रही है, देखो ये गाड़ी मोशन कर रही है, तो आप देखो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे अगर मान लो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका एक्सेलरेशन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा, याद करो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है वहां पे। तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, अभी अगर इस डायरेक्शन में होगा तो रुकेगी, इस डायरेक्शन में है तो मतलब स्पीड अप, स्पीड डाउन, चीजें हम आगे पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स बहुत है, अच्छा बहुत तगड़ा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, पूरी एकदम मजे से पढ़ेंगे, एनएलएम वगैरह उसमें क्या ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज वेक्टर। चलो आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक करंट, इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो क्या ये वेक्टर है कि स्केलर है? कि सर हमने बात करी थी कि करंट की डायरेक्शन 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था कि अगर एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन सर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है, करंट की डायरेक्शन हमने पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। वो कंसेप्ट अब यहाँ पे फेल होगा कैसे, ये वेक्टर क्वांटिटी वाला। वैसे वहां पे हमने किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि वेक्टर क्वांटिटी, वहां कोई बात ही नहीं करता। वहां अगर किसी ने बात करी होगी तो आपको बोला होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कि करंट की डायरेक्शन तो होती, फिर ये स्केलर कैसे? आओ समझाऊं आपको कैसे। इलेक्ट्रिक करंट इज नाइदर स्केलर क्वांटिटी और नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी ना तो ये स्केलर बन पाया ना ही ये वेक्टर बन पाया। ये तीसरी कैटेगरी के अंदर जाता है जिसको हम टेंसर बोलते हैं। अगर आपके टेंसर ऑप्शन में नहीं आता तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर स्केलर बोलेंगे। तो आप स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हो अगर आप टेंसर के बारे में नहीं जानते या सामने वाला टेंसर के बारे में। आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो बोले टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्या होता है? तो अरे नहीं तुम रहने दो, स्केलर है, स्केलर है, अपने स्केलर है, इतना ही काम है। अगर मान लो मैं देखूं इस डायरेक्शन से मेरा करंट आ रहा है, ए डायरेक्शन से आ रहा 5 एम्पियर और बी डायरेक्शन से आ रहा है 5 एम्पियर। अगर ये वेक्टर होता तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये वाली डायरेक्शन, ये वाला होगा, ये वाली जो लेंथ होती है ये होती, जो ये ना ये लेंथ, और उससे अगर मैं निकालूं तो √50 एम्पियर, जो कि ऐसा नहीं होता है। इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो टोटल करंट होगा वो 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। यानी जो टोटल करंट आया है वो I1 + I2 अलजेब्रिक सम हो गया। और अलजेब्रिक सम सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स का होता है। 5 + 5 10 एम्पियर। यानी ये इलेक्ट्रिक करंट है वो जो आपका डायरेक्शन तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये क्या है कि बेचारा जो ऐड करने के लिए जो रूल्स है वो स्केलर के ही फॉलो करता है। क्लियर? एंगल वेंगल की कोई जरूरत इसको नहीं पड़ती। इसलिए क्या है? टेंसर या फिर हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। बढ़े आगे। तो आपको मेरे ख्याल से स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल कि क्या स्केलर होते हैं क्या वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़े कि इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको अगर देखा जाए, आप अगर इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को आप अगर देखो तो मान लो मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो एक वेक्टर के अंदर मान लो ये ए है और ये बी तक गया है और इसकी डायरेक्शन ए से बी है, तो हम इसको बोलते हैं ए से बी, मतलब ए बी वेक्टर। इसके अंदर दो चीज होती है, ये होती है टेल और ये होता है हेड। जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, जिस साइड हेड होगा उस साइड क्या होगा? उसकी डायरेक्शन
और टेल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। किसको, मैग्नीट्यूड को। जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो मैं एक आपको बहुत और बेसिक तरीके से बताऊं, तो अगर मान लो ये एक ए बी वेक्टर है, क्या है, ये एक ए बी वेक्टर है, मतलब ए से बी एक वेक्टर है। तो अगर ए बी वेक्टर की हम बात करें तो इसके पास में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, दो। यानी ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा इसके पास होती है डायरेक्शन। यानी एक वेक्टर जो है वो दो ही चीजों से तो मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसके इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी एरो है इसके दोनों साइड, मॉड्यूलस का साइन ये ऐसे। इसका मतलब हो गया ए बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और सिंपली ए बी आप भी लिख सकते हो, वेक्टर ए बी, या इसका नाम आपने ए वेक्टर रख दिया होता, सिंपली ए वेक्टर, तो ये आपका होता ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सिंपली अगर आप ए लिखते तो भी ये क्या होता, मैग्नीट्यूड होता। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, वेक्टर का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उससे आपने डायरेक्शन को छोड़ दिया, मैग्नीट्यूड को ले लिया, तो ये आपका, इससे आप ऐसे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे तो डायरेक्शन के लिए अभी आपको यहां सिर्फ अभी आपको देखना है, आगे जस्ट इसके बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, कि अगर मान लो कोई वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा दूं, इसको बोलते हैं कैप। अगर ये कैप लगा दूं, इसको पढ़ेंगे कैसे, ए कैप। अगर इसको ए कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इससे इसको मैग्नीट्यूड से अलग कर दिया, ये यूनिट वेक्टर है। क्या एक, इसको डायरेक्शन या इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यानी इसका जो वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। अभी आप अभी आगे जस्ट आगे इसके बाद में अगली स्लाइड में बात करने वाला हूं इसकी। यानी जो एक वेक्टर है दो चीजों से मिलकर बनाया, और दोनों चीजों को मैंने अलग अलग कर दी, तो उनको अलग अलग चीजों को करने के बाद में लिखते कैसे हैं वो मैंने बताया, निकालते कैसे वो आगे बात करेंगे। मैंने अब ये बताया कि जो आपका वेक्टर ए है, ये आपका लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन, यानी कैप, ऐसे लिख सकते हो एक वेक्टर को। और किसी को अगर आपसे डायरेक्शन निकालना की बात करूं ए कैप की, तो अगर मैग्नीट्यूड को नीचे डिवाइड करूंगा तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, आगे पढ़ने वाले हैं और यहां पे भी पढ़ लिया हमने। क्लियर। चलो भाई, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और आप देखो कि अगर मान लो ये है, अगर एक कोई वेक्टर ए वेक्टर है इधर और ये कोई एक वेक्टर बी है, आपको दिख रहा है, तो बी की लेंथ ज्यादा है, तो आप कह सकते हो ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यानी जो टेल होती है उसकी, वेक्टर की लेंथ होती है, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा के। क्लियर। ये जो एरो लगा के आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेक्टर का है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर बात करेंगे तो सारी चीजें अभी जो आपने मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा वो वापस आने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक एक बात करूंगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर की। किसकी, पैरेलल वेक्टर्स। क्या होते हैं भाई पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम बात करें पैरेलल वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स having same direction is called parallel vectors। क्या बात है भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर मान लो दो वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है तो बी भी इसी डायरेक्शन में। सिर्फ डायरेक्शन सेम की बात करी मैंने, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं करी। देखो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया, ए का कम लिया, मैं दोनों इक्वल ले सकता हूं, ज्यादा इधर उधर कैसा भी ले सकता हूं। इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, उन दोनों को, उन वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, आपको पता है पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन सेम होती लाइंस की। और हमेशा ये याद रखोगे कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, इसमें जो आपका दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 0 डिग्री एंगल। क्या है, एंगल आपका इन दोनों के अंदर क्या है, 0 डिग्री है। कोई दिक्कत, समझ आ गया पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा है हमारे पास में एंटी
पैरेलल वेक्टर, या देख लो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल अगला कर लो, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है इक्वल, क्या इक्वल, सब कुछ इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, यानी डायरेक्शन इक्वल का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी सेम पैरेलल वेक्टर्स में अगर मैं एक जो कमी पड़ रही थी उसको पूरा कर दूं, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली समझ में आ रहा है ही बहुत इजीली समझ में आ रहा है। यानी अगर एक वेक्टर ए लिया है तो सेम इतनी ही लेंथ का दूसरा वेक्टर बी लूंगा, और मैं कह सकता हूं थीटा तो अभी भी इन दोनों के बीच में जीरो है क्योंकि पैरेलल तो है ही। अब ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये दोनों में तभी लिख सकता हूं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, और इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है ही आपका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये वैसे ये रिप्रेजेंट ये भी करता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, और मैंने अलग से भी लिख दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हुए? जिनकी डायरेक्शन सेम है। इक्वल वेक्टर्स क्या हुए? जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड हमारा जो टाइप है वो है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या होंगे भाई एंटी पैरेलल वेक्टर्स? क्या होंगे? सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। यानी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है ये ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है ये। तो आप देख सकते हो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इनका एंगल इनके बीच में कितना बन रहा है? 180 डिग्री। याद रखोगे, ध्यान रखना कि ऑपोजिट वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल बनता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेगेटिव वेक्टर्स, या इसको ऑपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है नेगेटिव एक दूसरे के। यानी अगर एक वेक्टर इधर है, इसके लिए वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। क्या बात है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है। दो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट, एंटी पैरेलल एक दूसरे के, लेकिन मैग्नीट्यूड इस बार क्या है? सेम है। यानी ये वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये इक्वल वेक्टर होंगे क्या? कि सर इक्वल वेक्टर तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां बोला था डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या मैं इनको इक्वल वेक्टर बना सकता हूं? अगर सर डायरेक्शन, अगर आपके पास जादू है डायरेक्शन सेम करने का, तो आप बना सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल,
अगर मान लो मैं b को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये b की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा माइनस का b वेक्टर। यानी नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का b वेक्टर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। यानी ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। क्लियर? चलो भाई, कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब हम बात करेंगे इसके बाद में सिंपल से हमारे जो है एक वेक्टर जो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। ये लो भाई, नल वेक्टर या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा भाई, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? मान लो मैंने एक वेक्टर लिया a, उसको उसी के नेगेटिव से मैंने जोड़ा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया लेकिन डायरेक्शन तो है ना, अभी डायरेक्शन जीरो थोड़ी हुई। तो एक ऐसा वेक्टर जिसके पास में मैग्नीट्यूड है ही नहीं मतलब जीरो, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल्ला वेक्टर। बिल्कुल खाली है, ठीक है, क्लियर? तो और नल वेक्टर हमेशा कहां मिलता है, अगर किसी वेक्टर को आप उसके ऑपोजिट वेक्टर से क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो क्या देगा आपको, जीरो वेक्टर देगा। इसके बाद में 6th नंबर पर हमारा जो वेक्टर आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे वेक्टर टाइप है, जैसे कोलिनियर, को इनिशियल, में आपको बता दूंगा, लेकिन उसको इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, हाँ बस पता होना चाहिए। ये जो लिखा रहा हूं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है, यूनिट वेक्टर। आपको पता चल रहा है, देखो न, जीरो वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, नाम से पता चल रहा है। यूनिट वेक्टर में क्या होगा कि सर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। बिल्कुल सही, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, having unit magnitude is called unit vector, is called यूनिट वेक्टर। सिंपल सी बात है कि सर एक आपने वेक्टर ऐसे लिया है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा, आपने शुरुआत में बताया था सर कि अगर एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन लिखते हैं तो उसका उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। और हाँ, फिर तो डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, अगर मान लो मैंने बोला था उस टाइम पे कि ए कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या था, इसकी डायरेक्शन थी। क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी ए कैप। याद करो, कोई भी वेक्टर जिसका अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करो तो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर आता कैसे है कि अगर सर डायरेक्शन के निकालते कैसे, अभी देखा, अगर मान लो मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे करूंगा, ये लो वेक्टर है, उस वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मान लो मैं उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दूं तो उसके पास क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका यूनिट वेक्टर निकालने का। किसका निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से। अच्छा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हुआ है लेकिन है वो वेक्टर, इसलिए बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, उसके पास क्या बची, डायरेक्शन ही तो बची, मैग्नीट्यूड तो क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्लियर?
आई बात समझ में? तो हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसको जो समझाने वाला हूं वो आप समझना कि कैसे हम लोग बात करेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आपको बताऊं, अगर मान लो क्लियर, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बात करूं यूनिट वेक्टर हमारे कौन कौन से है, हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर हम अगर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो उनकी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं, अब यहां पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो हो गया ये यूनिट वेक्टर की। एक आप यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, किसी भी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो वो हमारे पास में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। आप देख भी सकते हो ये वेक्टर ए है, इसके मैग्नीट्यूड को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका डायरेक्शन। इसी से तो पूरा एक वेक्टर बनता है। क्लियर? समझ गए? इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे जो बेस वेक्टर है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो तो एक ये मेरे पास में क्या है, ये है मेरे पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मान लो एक्स एक्सिस है तो ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। और जेड के पीछे होता है माइनस का जेड एक्सिस, एक्स के इधर होता है माइनस का एक्स एक्सिस, और वाई के नीचे होता है माइनस का वाई एक्सिस। अगर मान लो मुझे अब एक्स, हमारा पूरा काम वेक्टर का एक्स वाई जेड में होने वाला, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स वाई जेड है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर या बेस वेक्टर की बात कर रहा हूं। बेस वेक्टर जो है हमारे, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर, वेक्टर्स किसके, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेस वेक्टर है एक्स वाई जेड, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप देखो इसमें बड़े ध्यान से देखना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक पर्सन है, वो जा रहा है एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, तो आप क्या बोलोगे, आप इसको ऐसे बोलोगे ना, ए पर्सन रनिंग इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड।
अगर मैं बोलूं कि मेरे को इतना लिखना ही नहीं पड़े, मेरे को एक सिंपल से मैथ के एक अल्फाबेट में ये डिनोट हो जाए, भाई मैग्नीट्यूड को तो 5 लिख सकते हो, लेकिन इतनी सब लाइन लिखने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा आज से हमारे पास में एक्स अक्ष को प्लस एक्स अक्ष की डायरेक्शन को शो करने के लिए जो डायरेक्शन शो कर रहा हूं, मतलब यूनिट उसकी 1 होगी, मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा, वेक्टर वो यूनिट होगा। अगर मान लो मैं एक्स अक्ष की डायरेक्शन को शो कर रहा हूं, तो आज से हम उसका उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो लेंगे आई कैप। क्या लेंगे? आई कैप। और माइनस एक्स को शो करने के लिए माइनस का आई कैप, ऐसे ही वाई एक्सिस को शो करने के लिए जे कैप, माइनस वाई को शो करने के लिए माइनस का जे कैप, और जेड एक्सिस को शो करने के लिए के कैप, और माइनस जेड को शो करने के लिए माइनस का के कैप। ये सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब इसको देखो, लिख सकता हूं कि जो एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी या स्पीड है, वेलोसिटी है, अब डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वो क्या है? 5 आई कैप, 5 आई कैप। यानी आपने इसको डायरेक्शन सहित मैग्नीट्यूड में लिख दिया। यानी अब देखो 5 आई कैप क्या बोल रहा है अपनी बात, कितना मजेदार है ये। 5 आई कैप का मतलब होता है, ये बोल रहा है, पहले वी वेक्टर का मतलब हो गया कि एक वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, उसमें 5 तो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। आई कैप किसको शो कर रही है? डायरेक्शन को। बस दो ही तो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमारा जो एक्स अक्ष का प्लस पॉजिटिव एक्स अक्ष का जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी मैं अगर ऐसे बोलूं यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे? याद रखोगे आज से आई कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस याद रखोगे सर जे कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस याद रखोगे सर के कैप। यानी ये तीनों वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। यानी ऐसे लिखूं, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बात समझ में आई? जी सर, मजेदार, शानदार, सब समझ में आ गया कि हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स वाई जेड एक्सिस है, उनके जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है वो क्या है? आई जे और के कैप। अब यहां पे देखो, अगर आप देखो, अगर आपने अभी तक अगर मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या किया है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या करते हो कि सर ये इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट को, यानी उसका एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस, है ना। आपको भी पता है कि जो पहले ये मान लो 2,4,1 आपको पहले से पता है कि आपको बताया गया कि अगर आगे जो लिखा जाएगा सबसे पहले वो एक्स होगा, बाद में वाई और बाद में जेड। इसको अगर हम अभी वेक्टर पढ़ने के बाद में अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना लिखना चाहे, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगी? यानी अगर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट की जो ये आपका पॉइंट है 0,0 ओरिजिन, आपकी किसी भी एक वेक्टर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओ की ए से डिस्टेंस, ओ ए वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या आ गया आपका? पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर मैं इसको लिखूं ओ ए वेक्टर को, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एक पॉइंट है वो एक्स में उसका मैग्नीट्यूड 2 है, वाई में 4 है और जेड में 1 है। क्लियर? ये एक वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया? एक वेक्टर आ गया। अगर इस वेक्टर की बात करूं तो इसके पास में दो चीजें हैं, डायरेक्शन है और क्या है? मैग्नीट्यूड है कि नहीं। अब दोनों अगर निकालना अगर हम बात करें
तो मैं बोलूं कि अगर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड मतलब ये होगी इसका लेंथ, इसकी लेंथ ही तो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स के बीच की x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो ये a है ये b है, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते थे, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये आप निकालते थे मैग्नीट्यूड। यहां पे भी तो ये वेक्टर है, अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करो तो यहां से यहां तक की लेंथ, जो OA लेंथ आएगी OA वेक्टर की, वो मान लो क्या है हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, यानी x1 y1 z1 क्या है xyz, और ये x2 y2 में क्या ले रहा हूं, ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो ये तो हमेशा 0 0 रहेंगे। तो हमेशा 0 रहेंगे तो आप इसको सीधा ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपके कोई एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम ये कह सकते हैं, हमने क्या लिखा ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? हर कोई भी एक वेक्टर कोई पॉइंट की अगर पोजीशन शो कर रहा है तो उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर है या एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किस में है, अंडर रूट में है। अगर मान लो मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं कि सर डायरेक्शन भी तो बता दो, डायरेक्शन कुछ नहीं है, आप बात करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी इसका, ओ ए कैप इसकी डायरेक्शन है, तो उसको क्या करोगे, ओ ए को डिवाइड कर दोगे किसको, इसके मैग्नीट्यूड से। किससे? इसके मैग्नीट्यूड से, जो कि क्या है, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आप डिवाइड कर दो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। क्लियर? अगर इतना कर दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने क्या आएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर? उस वेक्टर की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। चलो भाई समझ गए, कोई दिक्कत? अगर मान लो यही अगर वेक्टर हमारे पास में है, अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर की हम अगर ये मैग्नीट्यूड की बात करें इस OA वेक्टर की, तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 1, ये क्या हो गया 21। तो ये 21 इसका मैग्नीट्यूड है। अब इस 21 को इस वेक्टर में डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ गई, यानी OA कैप क्या आ गई। अगर आप OA कैप निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो या डायरेक्शन निकालो तो सिंपल है सर, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप को डिवाइड कर दिया अंडर रूट 21 से। बिल्कुल ये लिख दो या ऐसे लिख दो, 2 बाय अंडर रूट 21 i कैप, 4 बाय अंडर रूट 21 j कैप प्लस 1 बाय अंडर रूट 21 k कैप। क्या बात है, ये आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो हमने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है आपका। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। या हम अगर बोले तो इसमें और भी देते हैं वेक्टर, जैसे कोप्लेनर वेक्टर हो गए। क्या हो गए, अगर मान लो मैं बोलूं कि कोप्लेनर वेक्टर, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर मान लो मैं बोलूं कि कोप्लेनर वेक्टर, तो क्या होंगे भाई कोप्लेनर वेक्टर, है ना। अगर कोप्लेनर वेक्टर, वही कोप्लेनर वेक्टर क्या होंगे, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ये वाला वेक्टर एक प्लेन में आ रहा है, तो ये क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। कोलीनियर वेक्टर क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर क्या होंगे, कि ऐसे वेक्टर जो क्या है, लीनियर है, ऐसे एक ही लाइन में आ रहे, कोलीनियर वेक्टर है। ठीक है, और भी आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके वेक्टर है
वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में हमें पता हो बस इतना ही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारे पास में ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर मान लो कोई एक आपके सामने वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, मान लो कोई ए वेक्टर है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब तो वेक्टर लिखना आ गया आपको, मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मतलब है कि ये जो एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर मान लो मैं इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, अगर इसको मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी के ए वेक्टर कर दूं, तो वो क्या होगा, के एक्स आई कैप हो जाएगा, के वाई जे कैप हो जाएगा, के जेड के कैप हो जाएगा। के कोई नंबर है, के कोई नंबर है, इससे क्या होगा, इससे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर पहले ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एन ए वेक्टर। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखो, अगर ये कोई वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर मान लो इसका मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, है कि नहीं। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड आप देखो ए आया है, ए मैग्नीट्यूड, वो क्या आ गया, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले तो अंडर रूट 3। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जितना आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ए आएगा। और ये आप प्रूफ करके भी देख लो, आप करके भी देख लो कि रूट में देखो क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 3 अंडर रूट 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, 2 रूट 3, है कि नहीं। यानी पहले अगर ए था, तो अगर आपने एक वेक्टर ए था, पहले कोई वेक्टर ए था, उसको आपने कोई n से मल्टीप्लाई किया, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड a था, अब इसका n टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। तो कोई भी वेक्टर को हम उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी इतना क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, है ना, स्केलर क्या होती है, क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, उसके बाद में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर सारे देखे हमने। और उसके बाद में वेक्टर जो है उसको एक मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर से स्केलर नंबर से करते हैं तो क्या होता है, ये आज हमने देखा है। इसके बाद की क्लास जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपके नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप इसको पढ़ना, नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, और इसको आप क्या करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को क्या करोगे राजा, सब्सक्राइब। कौन सा क्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है, और भेज देना इधर उधर। तब तक ध्यान रखो अपना, मस्त मजे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि आपने अगर, हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आपने साइंस ली है तो आपने पढ़ने का निश्चय किया है और आपको पढ़ना पड़ेगा। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।